हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ 3 एंड मोर वेरिएबल। तो देखिए, जब हमारे फंक्शन में 3 या 3 वेरिएबल से ज्यादा होते हैं तो फिर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड है लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। और इस मेथड को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में देखिए मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका था। मैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, या किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है तो उसमें क्या क्या वर्किंग स्टेप होंगे। उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जिसमें लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को हमने यूज किया था। तो जिसको लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के वर्किंग स्टेप अच्छे से समझ में आ गए हैं वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करें और सीधे आगे जाके क्वेश्चंस को देखें कि कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक। बाकी जिनको थोड़ा बहुत डाउट है एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। मैं एक बार स्टेप्स को जो हमारे लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के स्टेप्स हैं उनको रिवाइज करा रहा हूं, तो जल्दी से एक बार देखें। देखिए, तो मेथड है हमारा लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। क्या होता है लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर? दिस मेथड इज यूज्ड to find the maximum and minimum value of a function of 3 and more variable। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल है और उसकी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें क्या क्या हमारे वर्किंग स्टेप होंगे, है ना। यानी कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है तो उसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। अब इसका मतलब समझिए, आपको वो क्वेश्चन में से उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। देखिए यहां पर जो ऑप्टिमाइज वर्ड है इसका मतलब होता है जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको आइडेंटिफाई करिए। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम। एंड गिवन रिलेशन, अब आपको उस क्वेश्चन में एक रिलेशन भी गिवन होगी, उस रिलेशन को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। और जब आप फंक्शन और रिलेशन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक, तो जो फंक्शन आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप एज्यूम कर लेंगे fx,y,z के इक्वल, ठीक है ना। जो फंक्शन आपने एज्यूम किया है उसको किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे, fx, y, z, ठीक। और जो आपने रिलेशन आइडेंटिफाई की है उसको आप एज्यूम कर लेंगे phi x, y, z। देखिए वेरिएबल हो सकता है कि x, y, z की जगह कुछ और भी एज्यूम करना पड़े लेकिन फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। तो फंक्शन को हम fx, y, z और रिलेशन को हम phi x, y, z क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, नाउ कंसीडर द लैग्रांजे फंक्शन ऑफ लैग्रांजे फंक्शन। अब हम लैग्रांजे फंक्शन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब लैग्रांजे फंक्शन क्या है जरा ध्यान दीजिए। लैग्रांजे फंक्शन fx, y, z इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये कैपिटल F है, ठीक। तो fx, y, z इक्वल टू fx, y, z प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ phi x, y, z। और यहां पर जो ये लैम्डा है ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसको हम बोलते हैं लैग्रांजे मल्टीप्लायर, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, लैग्रांजे मल्टीप्लायर। तो इस तरह से हम एक लैग्रांजे फंक्शन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उसके बाद यहां पर fx, y, z और phi x, y, z की क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। और वैल्यू पुट करने के बाद हम इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। टोटल डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज df, तो df को आप 0 पुट करेंगे, ठीक। तो देखिए अगर आपको क्या करना है, df इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका जो टोटल डेरिवेटिव है या उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। तो हम df को 0 पुट करेंगे और जब आप df को 0 पुट करेंगे तो यहां से आपको 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेंगी। अब देखिए मैं यहां पर डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप लास्ट लेक्चर को देखिए, वहां मैंने ये स्टेप और ज्यादा डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। तो जब आप df को 0 रखेंगे तो वहां से आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी। देखिए कौन सी 3 इक्वेशन होंगी, आप f को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और phi का भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख देंगे। यानी कि आपको 3 इक्वेशन देखिए क्या क्या मिलेंगी। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगी del f अपॉन del x प्लस लैम्डा टाइम्स
डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन होगी डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां से इस तरीके से आपको तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और इन तीनों इक्वेशन से ही देखिए, अब जब ये तीन इक्वेशंस आपको मिलेंगे, हाँ, इस तरह से आपको ये तीन इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो तीन इक्वेशंस आपके पास आई हैं, दैट इज इक्वेशन 1, सॉरी, देखिए एक चीज और ध्यान दें, हमारे पास इससे पहले जो आप दो फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, एक फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमम करना है उसको आप इक्वेशन 1 मानेंगे, जो आपने गिवन रिलेशन आइडेंटिफाई की है उसको आप इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। तो इसके बाद 1 और 2 इक्वेशन पहले हो चुकी होंगी आपके पास, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 4 और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। और यही इक्वेशन, देखिए ये तीनों इक्वेशन से हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमें सीखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 देखिए क्या है, सॉल्व द अबव इक्वेशन टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। जब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो अब यहां पर जरा ध्यान दें, हमारा जो लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर है इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक देखिए क्या है कि इस मेथड से हम स्टेशनरी पॉइंट का नेचर पता नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बता सकते इस मेथड के हेल्प से कि जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस चीज को भी आप ध्यान देंगे कि लैग्रांज मेथड से हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पता नहीं चलता है, यानी कि नेचर पता नहीं चलता है, ठीक है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हमें यहां से पता नहीं चलेगा। तो देखिए उसके लिए हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू फाइंड द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट्स का जो नेचर है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसको फाइंड करने के लिए कुछ हमारे पास अदर मेथड्स हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड फिजिकल कंसिडरेशन, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, और हम इसी मेथड का यूज करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में, सभी में लगभग, ठीक है ना। दूसरा मेथड आरएसटी मेथड, ठीक है, ये एक या दो क्वेश्चन में हार्डली कहीं पर यूज होगा, वरना हमारे सारे क्वेश्चन पहले मेथड से ही हो जाएंगे, फिजिकल कंसिडरेशन, ठीक है। दूसरा मेथड है बाय कैलकुलेटिंग आरएसटी। आरएसटी जैसा कि हमने फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में मैंने आपको ये आरएसटी मेथड बताया था। तो आपको अगर इसका नेचर पता करना है तो आप 2 वेरिएबल वाला मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर 3 वेरिएबल होंगे तो 2 वेरिएबल का यूज कैसे करेंगे, आप 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक मेथड और होता है बाउंडेड हेसियन मैट्रिक्स। तो ये मेथड हम नहीं करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर किसी को ये मेथड सीखना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अलग से ये मेथड बता दूंगा, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सभी क्वेश्चन को किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। देखिए अब एक्चुअल में कोई डायरेक्ट मेथड कोई मेथड नहीं है ना, हम उसको अपने आप ही फिजिकली हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो हम उसको क्वेश्चन को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई अलग से कोई नया मेथड नहीं है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। चलिए उसके बाद जब ये सब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमें जो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जो फंक्शन गिवन है जिसको आपने या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 माना है वो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की पता चल जाएगी, ठीक। तो ये हमारे वर्किंग स्टेप थे लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के। अब इन स्टेप्स को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं,
ठीक। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको भी आपको करना है और 4 से 5 क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे आपके लिए। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इसको। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड। देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स किस शेप में होता है, क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, यानी कि LBH तीनों होंगे। विच इज ओपन एट द टॉप, और ये जो बॉक्स है टॉप से ओपन है, ठीक है, यानी कि उसके बॉक्स के ऊपर टॉप वाला सरफेस नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखिए अगर किसी क्यूबॉइड में टॉप सरफेस नहीं है तो उसके पास केवल 5 सरफेस बचेंगे, ठीक है। आगे देखें, हैज अ कैपेसिटी ऑफ 32 cc, यानी कि 32 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो हमें ओपन बॉक्स दे दिया, वॉल्यूम हमें दे दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कहा, डिटरमाइन यूजिंग लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखो ध्यान से, यहां पर मेथड को मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखिए यहां पर मेथड को मेंशन कर दिया है, तो आप लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का ही यूज करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक्चुअल में 3 वेरिएबल वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, 3 वेरिएबल वाले जितने भी क्वेश्चन है, हम उनको 2 वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 3 वेरिएबल के हैं उसमें हमें एक कंडीशन भी गिवन होती है, और उस कंडीशन के हेल्प से हम 3 वेरिएबल वाले सभी क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर 2 वेरिएबल के मेथड से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। तो लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, यूजिंग लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो अब आप पुराना वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, आपको लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी एक चीज ये भी है कि अगर फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं तो आप उसको लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करें। चलिए अब आगे देखिए, द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर सच दैट, द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स। देखिए क्या कहा है, लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की हेल्प से उस बॉक्स की डायमेंशन को फाइंड आउट करिए, और देखिए डायमेंशन को फाइंड आउट करिए, और क्या कहा है, सच दैट लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड, है ना। और डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उस मटेरियल को उस बॉक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कम से कम यूज हो, कम से कम यूज हो। देखो सीधी सी बात है, बॉक्स में मटेरियल कम यूज कब होगा, जब उसका सरफेस एरिया कम होगा। यानी कि हमें यह प्रूव करना है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है। क्या प्रूव करना है, कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है। बात समझ में आ गई। तो देखो यहां से सीधी सी बात है, जब सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है तो मैक्सिमम का कोई प्रॉब्लम, मैक्सिमम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर मैक्सिमम आएगा ही नहीं। तो यहां पर हमने फिजिकल कंसिडरेशन से स्टार्टिंग में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो फंक्शन होगा वो मिनिमम ही होगा, मैक्सिमम नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बॉक्स की, मैक्सिमम मटेरियल के लिए हम बॉक्स की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम तो कितना भी बड़ा हो सकता है। चलिए अब जरा इधर ध्यान दें, तो हमें यहां क्या करना है, लीस्ट मटेरियल होना चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स, यानी कि हमें सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो हम उसकी डायमेंशन को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट x, y, z be the dimension, be the length, breadth, breadth and height, length, breadth and height of the rectangular box, of the rectangular, या मैं यहां पर केवल बॉक्स लिख देता हूं, ऑफ द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स कैसा हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, ऑफ द बॉक्स। चलिए तो एक्स वाई जेड को हमने लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एज्यूम कर लिया है बॉक्स की। अब देखिए कैपेसिटी कितनी है, 32। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो अब यहां पर अगर आप देखें, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें पता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो देखिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। आपको मालूम होगा
क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड, यहां पर लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ वाई है और जेड हाइट जेड है, तो एक्स वाई जेड आ गया और वॉल्यूम हमें गिवन है 32। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास 32 है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारी गिवन कंडीशन है। ध्यान रखना ये फंक्शन नहीं है, ये गिवन कंडीशन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो वो होता है जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है, तभी तो मटेरियल मिनिमम होगा। ठीक, तो ये गिवन कंडीशन है, तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 1। नाउ अब फंक्शन देखिए क्या होगा। पहले अब एक और चीज, इसको मैं पहले क्या करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं एक्स वाई जेड माइनस 32 इक्वल टू में 0। और ये जो रिलेशन आई है, देखिए अब हमारा स्टेप क्या था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज एंड रिलेशन, उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो आपने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया उसको एफ एक्स वाई जेड मानना है, और जो रिलेशन आपने आइडेंटिफाई किया उसको फाई एक्स वाई जेड मानना है। तो हम रिलेशन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो उसको मैं एज्यूम कर लूंगा फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस 32। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया फाई एक्स वाई एंड जेड आ गया। ठीक, अब चलिए आगे देखिए, अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन है सरफेस एरिया। भाई मटेरियल को हमें ये बताना है कि मटेरियल लीस्ट होना चाहिए, यानी कि सरफेस एरिया लीस्ट होना चाहिए। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ओपन एट द टॉप, है ना, ओपन एट द टॉप। तो ऐसे बॉक्स का सरफेस एरिया जो कि टॉप से ओपन है कितना होगा, कितना होगा जो टॉप से ओपन है। तो देखिए आप लोग को मालूम होगा टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो कितना होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया है होता है 2LB, यानी कि 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। मैंने ये कैसे लिखा, देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पर L कितना है x, और मैंने 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2XY 2YZ 2ZX, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन अब क्योंकि बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, बॉक्स क्या है, ओपन है, तो जब बॉक्स ओपन होगा तो ऊपर वाला एरिया नहीं आएगा, टॉप वाला एरिया नहीं आएगा। तो यानी कि ये जो देखिए जो 2XY है एक्चुअल में जो 2LB होता है, 2LB उसमें से एक एरिया बॉटम का होता है, एक एरिया टॉप का होता है, LB बॉटम का और LB टॉप का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टॉप नहीं है तो एक LB कम करना पड़ेगा। तो एक LB कम करने का मतलब है एक XY को कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो होगा सरफेस एरिया XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। इसको प्रूव करना है मिनिमम, क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है मिनिमम। तो चलिए इसको मिनिमम प्रूव करना है, यानी कि फंक्शन हमें पता चल गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, और हमारे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2YZ प्लस 2ZX। और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नहीं मानेंगे इसको, इक्वेशन हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो हमारे पास यहां पर सरफेस एरिया आ गया है, तो सरफेस एरिया भी आ गया, फाई एक्स वाई जेड भी आ गया, है ना। अब हमें क्या करना, नाउ कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन। अब क्या कंसीडर करेंगे, कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन, कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन। देखिए स्टेप 3 पे पहुंच गए हम, 2 स्टेप हमारे 2-3, देखिए ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th स्टेप पे आ गए, कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन। अब मैं यहां पर लैग्रांजे फंक्शन लिखने जा रहा हूं। देखिए लैग्रांजे फंक्शन क्या होगा, जरा ध्यान दें यहां पर, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस लैम्डा टाइम्स फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। दिस इज द लैग्रांजे फंक्शन। वैल्यू पुट करें इसमें, तो जब वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए कितना आएगा,
एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू, देखिए एफ एक्स वाई जेड वैल्यू ये रही, इसको पुट करें तो एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस लैम्डा टाइम्स, अब 5xyz को पुट करें, 5xyz कितना है, xyz माइनस 32, ये हमारे पास है 5xyz। अब जरा ध्यान दें आगे क्या करेंगे, तो यहां पर हमारे पास ये लैग्रांजे फंक्शन आ चुका है। लैग्रांजे फंक्शन आने के बाद हमें क्या करना है, इसके डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, यानी कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब जरा ध्यान देंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा जो डीएफ होगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा में डीएफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और डीएफ क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव, यानी कि डीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, देखिए इसको एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, और तीनों बार पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद इसको पुट कर देंगे 0। देखिए जरा, अब अगर मैं, देखो अब ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है ये f है और ये क्या है, फाई है, हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो चलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए इसका अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो देखिए कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में, देखिए एक्स वाई का हो जाएगा y प्लस, यहां पर कुछ नहीं आएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये y और z है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहां पर 2zx का आएगा 2z, तो y प्लस 2z, उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, देखिए इधर जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x का 1 हो जाएगा, y और z आ जाएगा, तो लैम्डा वाई जेड प्लस लैम्डा वाई जेड एंड 32 का 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। ठीक, अब क्या करेंगे, अब फिर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स वाई का तो हो जाएगा x प्लस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए यहां से y का 1 हो जाएगा, 2z आ जाएगा, 2z प्लस इसका 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और इधर देखें ये हो जाएगा लैम्डा y का 1 तो xz यानी कि लैम्डा xz प्लस लैम्डा xz इज इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इस बार करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो एक्स वाई का 0, 2yz का, y का 1 तो 2z प्लस यहां पर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का 1 तो 2x आएगा, प्लस यहां पर जब आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई यानी कि लैम्डा एक्स वाई एंड इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। कौन सी इक्वेशन हो गई, 5th इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इन तीनों इक्वेशन के साथ साथ हम हेल्प ले सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 की। तो अब इन तीनों इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दें। तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उस पर जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, आप अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितने भी क्वेश्चन हमारे लैग्रांजे मेथड के ऊपर बेस्ड है, सभी क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो होंगे, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से आपकी 3 इक्वेशन यहां पर बनेंगी। बस यहां पर टर्म्स अलग अलग होंगी लेकिन इक्वेशन हमेशा 3 बनेंगी, और आपको हमेशा इन तीनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होंगी ये तीनों इक्वेशन, जरा इस पे ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर हमारे लिए आसान क्या रहेगा, अगर मैं यहां पर देखिए यहां वाई जेड है, यहां एक्स जेड है, यहां एक्स वाई है, तो एक मेथड तो ये है कि हम इसको इक्वेशन नंबर 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें,
फोर्थ को y से मल्टीप्लाई कर दें और फिफ्थ को z से मल्टीप्लाई कर दें। इससे फायदा क्या होगा, ये वाली टर्म हमारी सेम बन जाएंगी और जब ये दो टर्म्स हमारी सेम आ जाएंगे तो हमारे लिए इसको फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, मल्टीप्लाइंग किसको मल्टीप्लाई करना है, जरा ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, 4, 5, 3, 4, 5 बाय x, y, z, x, y, z। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x, y, z से। तो देखिए जब आप थर्ड को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy और ये 2xz हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, xy और 2xz, xy प्लस 2xz प्लस लैम्डा xyz, xy एंड z। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये xy, ये xz, ये लैम्डा xyz हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा xy, ये आ जाएगा yz, xy प्लस yz प्लस 2yz, 2yz प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x, y एंड z और इक्वल टू में 0 भी है दोनों के। थर्ड इक्वेशन देखें जरा, इसमें जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xz हो जाएगा, ये z से मल्टीप्लाई करना है, हाँ z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान दें, थर्ड इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर x, y, xz और xyz, यहां पर xy और yz एंड xyz और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो यहां पर z नहीं होगा, एक मिनट, z इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, तो थर्ड में यहां पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया था z के रेस्पेक्ट में। जरा यहां पर ध्यान दें, जब हम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर 2y आएगा, ये यहां पर 2y है, 2y है ना। देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आपने z के रेस्पेक्ट में किया तो xy का 0 और z का 1 और 2y आएगा और यहां पर z का 1 और ये 2x आएगा और उधर से z का 1 तो लैम्डा xy आएगा। तो इसको जब मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2yz हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2yz। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, xz और xz है ना, ये 2xz प्लस 2xz प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ xyz इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये तीन इक्वेशन आ गई है ना, ये इक्वेशन फोर्थ, अच्छा फोर्थ तो हमारे पास हो चुकी। अब फिफ्थ, इसको मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 5, इसको बोल सकता हूं इक्वेशन 6। देखिए इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। अब हमें देखिए यहां से अब इनको सॉल्व करना आसान है। देखिए कैसे, मैं यहां से लैम्डा एक्स वाई जेड, लैम्डा एक्स वाई जेड, लैम्डा एक्स वाई जेड, मुझे क्या करना है एक्चुअल में, लैम्डा को एलिमिनेट करना है। तो मेरे पास एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगी। देखिए अब जरा, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो तीनों इक्वेशन में लैम्डा एक्स वाई जेड, लैम्डा एक्स वाई जेड आ रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहां से लैम्डा एक्स वाई जेड निकालेंगे, यहां से भी निकालेंगे और यहां से भी निकालेंगे और आपस में तीनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, एक्स वाई जेड की अगर आप वैल्यू पे ध्यान दें, एक्स वाई जेड की वैल्यू 32 है। कितनी वैल्यू है, 32। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम 5, अगर आप 5 पे ध्यान दें तो क्या इक्वेशन 5 से कितना आएगा, एक्स वाई प्लस 2xz प्लस एक्स वाई जेड की जगह 32 रख दो, तो 32 लैम्डा इक्वल टू में 0। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, 32 को उधर ले जाता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 2xz इज इक्वल टू -32 लैम्डा, -32 लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है,
यहां से भी एक्स वाई जेड को निकालते हैं तो देखिए फ्रॉम 6, तो यहां से अगर आप देखें एक्स वाई प्लस 2yz प्लस, अब यहां पर देखिए एक्स वाई जेड की जगह 32 रख देंगे तो 32 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहां से फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स वाई प्लस 2yz इज इक्वल टू -32 लैम्डा, -32 लैम्डा। ठीक, आगे देखिए अब जरा ना, फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम 7, देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, आंसर आपका ठीक आना चाहिए। तो फ्रॉम 7 से आप देखें तो कितना आ जाएगा 2yz प्लस 2xz प्लस लैम्डा इंटू 32 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर से मैं लैम्डा को उधर ले जाता हूं तो 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू माइनस में 32 लैम्डा। अब देखो यहां पर जो हमारे पास 3 और इक्वेशन आ गई हैं, कौन कौन सी 3 इक्वेशन, इसको चाहे तो 8, ये मेरे पास आ गई है 9th, और ये हमारे पास आ गई 10th। अब जरा ध्यान से देखें, -32 लैम्डा -32 लैम्डा क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? इक्वल होंगे। तो जब इनकी राइट साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका मतलब फ्रॉम 8 एंड 9, फ्रॉम 8 एंड 9। अब जरा ध्यान दें, 8 और 9 से हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम 8 एंड 9, देखिए जब इनकी राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? एक्स वाई प्लस 2xz को इक्वल पुट कर सकता हूं इसके एक्स वाई प्लस 2yz के। देखिए एक और तरीका भी था कि आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते। क्या कर देते? सब्ट्रैक्ट, है ना। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, है ना। बचा क्या? 2xz माइनस 2yz इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और z कॉमन आ रहा है। 2z कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0 बच गया, है ना। और यहां से 2 उधर चला जाएगा तो z x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है, एक तो z इक्वल टू 0 आ रहा है और दूसरा x इक्वल टू वाई आ रहा है ना। अब देखो z इक्वल टू 0, z क्या था? क्यूबॉइड की हाइट थी। क्या क्यूबॉइड की हाइट कभी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि यहां से हमें एक रिलेशन x और y में मिल गई कि x और y दोनों क्या है? इक्वल है। x एंड y बोथ आर इक्वल। चलिए अब आगे देखें, अब क्या करते हैं? अब फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, फ्रॉम 9 एंड 10, देखिए 9th और 10th से हमें क्या मिलेगा, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। 9th एंड 10, 9 और 10 को सॉल्व करना है तो देखिए इनकी दोनों की लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होगी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स वाई प्लस 2yz इज इक्वल टू 2y प्लस 2xz। अब यहां से इसको जरा सिंप्लीफाई करें, देखिए 2xy प्लस 9th एंड 10th, xy प्लस 2yz इक्वल टू 10th इक्वेशन 2y, 2y हमारे पास 10th इक्वेशन, जरा दोबारा देखें 10th कहां गए? 10th 2yz, यहां पर z है, 2yz प्लस 2xz इक्वल टू -32। हाँ, तो यहां पर मेरे पास आ गया 2y और ये है z। अब जरा ध्यान दें, 2yz से 2yz कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास? xy माइनस 2xz इज इक्वल टू 0। मैं इस 2xz को लेफ्ट में ले आया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमारे पास आ रहा है x कॉमन लिया तो y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप ध्यान देंगे
तो आपको एक तो x की वैल्यू 0 मिलेगी और दूसरा y की वैल्यू मिलेगी 2z। अब देखिए अगेन जो x है वो क्यूबॉइड की लेंथ है, तो 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब y इक्वल टू 2z होगा। y इक्वल टू कितना होगा 2z। तो हमारे पास देखिए क्या रिलेशन आ गई, x y के इक्वल है और y 2z के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू y इक्वल टू 2z, x इक्वल टू y इक्वल टू 2z। ये हमारे पास x y z में रिलेशन आ गई। ठीक है, अब जरा एक चीज का आप ध्यान देंगे, देखिए यहां पर जो मेथड हमने यूज किया है ना, हमने क्या किया है, यहां से लैम्डा एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाला और फिर इनको इक्वेट कर दिया, है ना। चलिए ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए जो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, वो दूसरा तरीका क्या है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। आप इक्वेशन 5 और 6 को लें और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट आपको मालूम होगा साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से सीधे सीधे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, और ये दो टर्म बचेंगे और इक्वल टू में बचेगा 0। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप 6 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से इक्वल टू में 0 आ जाएगा, तो आपको यहां से भी x और y और x इक्वल टू y इक्वल टू z मिल जाएगा, मतलब सेम ही आंसर मिलेगा। करने के तरीके अलग अलग हैं, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, मैं आपको 3 इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी तरीके हैं वो सारे बता देता हूं, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि किसी स्टूडेंट को कोई आसान लगता है, किसी स्टूडेंट को कोई मेथड आसान लगता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब हम यूज करेंगे, देखिए x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, x और y इक्वल है और y इक्वल टू कितना है, 2z के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर यूज करेंगे जो हमारे रिलेशन है। हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है, अब जरा ध्यान देंगे, हमारे पास गिवन रिलेशन ये रही इक्वेशन नंबर 1। x और y z में क्या रिलेशन है, x y z का जो प्रोडक्ट है हमारा वो 32 है। कितना है, 32 ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा 1 इक्वेशन पे ध्यान दें, फर्स्ट इक्वेशन पे, यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिए वहां पर हमें दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। आप क्या कर सकते हैं, देखिए y की जगह x पुट कर सकते हैं क्योंकि y x के इक्वल है, और देखिए यानी कि हमें यहां से क्या करना है, इन 3 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इस रिलेशन की हेल्प से। तो क्या कर सकते हैं आप, देखो एक तो ये कि आप x की जगह भी 2z रख दीजिए और y की जगह भी 2z रख दीजिए, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो मैं x की जगह पर पुट कर देता हूं 2z। क्यों, देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि x किसके बराबर है, 2z के, तो यहां 2z रखें। y किसके बराबर है, 2z के, तो यहां पर फिर से 2z रखें, और इनटू में z है इज इक्वल टू 32। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, z 3 बार आ गया और 2 टू जा 4, यानी कि मेरे पास आ गया 4z की पावर 3 इज इक्वल टू 32, और यहां z की पावर 3 इज इक्वल टू 32 अपॉन 4। तो 4 से आप 32 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहां पर स्पेस नहीं बचा है तो देखें जरा, हाँ, तो मेरे पास जेड क्यूब इक्वल टू आ गया 8, जेड क्यूब इक्वल टू में 8। देखिए जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यहां से जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। 2 क्यों आया, क्योंकि देखिए यहां पर जेड की पावर हमारे पास कितनी है, 3 है। जरा ध्यान देंगे, जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 2। जेड क्या थी, हमारी हाइट थी, तो हमारी हाइट आ गई 2। अब अगर जेड 2 है, अब जरा ध्यान देंगे, अगर जेड 2 है तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स एंड वाई 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4। तो हमसे क्या पूछा था कि देखिए डिटरमाइन यूजिंग लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लाई द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट द मटेरियल लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो देखिए लीस्ट मटेरियल ही रिक्वायर्ड होगा, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एट ओपन टॉप, ये सरफेस एरिया था, तो जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो मटेरियल भी मिनिमम होगा। तो हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, और कब है मिनिमम, जब x की वैल्यू 2, सॉरी z की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, hence dimension of box
डायमेंशन ऑफ बॉक्स, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है x, y एंड z। अब देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने मटेरियल कैसे प्रूव किया कि मिनिमम है, तो देखो एक ध्यान देना, लीस्ट मटेरियल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मटेरियल लीस्ट तभी होगा जब सरफेस एरिया लीस्ट होगा। हमने यहां पर सरफेस एरिया को क्या किया, देखिए ये सरफेस एरिया था हमारा और इस सरफेस एरिया को हमने मिनिमाइज कर दिया। देखिए मिनिमाइज करने का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल पुट किया, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था और जो हमारी कंडीशन थी हमने इनका पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल पुट किया। तो यहां से जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होगी, यानी कि कंडीशन क्या है कि सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, और सरफेस एरिया मिनिमम है तो मटेरियल भी लीस्ट होगा, ठीक है ना। तो मटेरियल भी क्या होगा, लीस्ट होगा। तो डायमेंशन ऑफ बॉक्स फॉर लीस्ट मटेरियल, फॉर लीस्ट मटेरियल। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आप अपने आप प्रैक्टिस करें। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी आपको कराया कुछ वैसा ही क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है इसमें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की अगेन डायमेंशन निकालनी है फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी। बस इस बार थोड़ा सा बदल दिया, कैसे बदला, इस बार कैपेसिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना, कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए हुज सरफेस एरिया इज गिवन, यानी कि इस बार हमें एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। पिछली बार क्या था, पिछली बार हमें पिछले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन था। देखिए हमें पिछली बार वॉल्यूम गिवन था, यहां पर वॉल्यूम गिवन था देखो 32, और सरफेस एरिया को मिनिमम करना था, और यहां पर सरफेस एरिया, देखिए यहां पर उल्टा हो गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि इस बार हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और एरिया हमें गिवन है, ठीक। और देखो यहां पर दो कंडीशन है, एक बार बॉक्स ओपन है और एक बार बॉक्स क्लोज है। अच्छा इन दोनों में देखिए एक चीज का अंतर आएगा, जब बॉक्स ओपन होगा, अब ध्यान देना, जब बॉक्स ओपन होगा तो जो सरफेस एरिया है वो कितना आएगा, देखिए बॉक्स ओपन है तो सरफेस एरिया होगा xy प्लस 2yz प्लस 2zx, अभी अभी मैंने बताया ये वाला। और अगर ये क्लोज होगा, अगर ये क्लोज होगा तो ये होगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अभी अभी मैंने आपको कराया है बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। यहां पर वैल्यू गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, आप सरफेस एरिया की जगह s रखेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह v रखेंगे, और आप जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया एज इट इज वैसे ही करते जाएंगे तो आपका फाइनली एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस है और एकदम एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली सेम है, बस इसमें कितना अंतर है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये 32 था और इसमें 256 है। एज इट इज क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी आपको सॉल्व कराया है, 32 की जगह 256 है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सब AKTU में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, आंसर भी इसका मैंने लिख दिया, x = 8, y = 8 और z = 4, कोई अंतर नहीं है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, ओपन एट द टॉप। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन हमारे, ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो गए, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, तीनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एक ही तरह से होंगे तीनों के तीनों और इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड ए नंबर इनटू 3 पार्ट्स, एक नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट, देखिए डिवाइड ए नंबर इनटू 3 पार्ट्स, एक नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, और इस तरह से डिवाइड करना है कि जो प्रोडक्ट हो किस किस का, पहले नंबर का प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ सेकंड, दूसरे नंबर के स्क्वायर का प्रोडक्ट एंड क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम। मतलब हमें यहां पर मैक्सिमम क्या करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन हमें एक नंबर है जिसके 3 पार्ट्स करने हैं, एक नंबर के 3 पार्ट करने हैं और इस तरह से करने हैं कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि जो नंबर है जिसके 3 पार्ट करने उसको मान लेते हैं कि लेट दी
number be a। मान लिया कि जिस नंबर के हमें 3 पार्ट करने हैं वो नंबर हमारा a है। कितना है? a। ठीक है, तो जिसके 3 पार्ट करने वो नंबर a है। अब 3 पार्ट को भी तो एज्यूम करना पड़ेगा। लेट x, y, z आर दी 3 पार्ट्स ऑफ a। हमने मान लिया कि a के 3 पार्ट्स क्या हैं? x, y एंड z। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक नंबर है a जिसके आपने 3 पार्ट किए x, y, z, तो क्या होगा? तीनों का सम a के बराबर होगा। भाई a के 3 पार्ट कौन कौन है? x, y और z। तो अगर ये तीनों a के ही पार्ट हैं तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? a होना चाहिए। और ये हमारी जो कंडीशन है ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है, ध्यान रखना। देखिए हमेशा क्वेश्चन में 2 चीज होंगी, एक कंडीशन होगी जो गिवन होगी, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा फंक्शन होगा जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। तो फंक्शन अभी मैं लिख रहा हूं, ये कंडीशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, अब इसको मैं जो कंडीशन होती है उसको हम क्या मानते हैं? फाई। तो फाई x, y, z इज इक्वल टू, सॉरी पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इक्वल टू 0। और यहां से ये जो हमारे पास रिलेशन आई है इसको हम कैसे लिखेंगे? फाई x, y, z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए। ये हमारी होगी गिवन कंडीशन। अब देखो आगे चलते हैं। तो हमें रिलेशन तो पता चल गई, अब फंक्शन को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या है? सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, अब देखना ध्यान देना जरा, प्रोडक्ट को मैं लिख देता हूं p। प्रोडक्ट को कितना मान लेते हैं? p। तो देखिए प्रोडक्ट को मैं लिख लेता हूं p। क्या लिखता हूं? p। तो देखिए p कितना है, जरा ध्यान देंगे। p को क्या बोला है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, पहले का प्रोडक्ट, पहला नंबर क्या है? x, पहला पार्ट क्या है? x, स्क्वायर ऑफ सेकंड पार्ट का स्क्वायर, सेकंड पार्ट है y तो y का स्क्वायर कर दिया, एंड क्यूब ऑफ थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है z का क्यूब कर दिया, मैक्सिमम है। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट है किस किस का? पहले नंबर का, दूसरे नंबर के स्क्वायर का, और तीसरे नंबर के क्यूब का, तीसरे पार्ट के क्यूब का। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर इनका प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम है। चलिए तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2, है ना, और यही हमारा फंक्शन है। मैंने बोला आपको जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है वो हमारा फंक्शन होता है। तो और फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं? एफ एक्स y, z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और z क्यूब। ये हमारा हो गया गिवन फंक्शन। अब आगे देखें, देखिए फंक्शन भी हमें पता चल गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो फंक्शन हमें पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे? कंसीडर्ड लैग्रांजे फंक्शन, कंसीडर्ड लैग्रांजे फंक्शन। अब लैग्रांजे फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब लैग्रांजे फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स y, z इज इक्वल टू एफ एक्स y, z प्लस लैम्डा टाइम्स फाइव एक्स y, z। ये हमारे पास लैग्रांजे फंक्शन है। इसमें वैल्यू को पुट कर दे, तो वैल्यू जरा देखें क्या होगी? एफ एक्स y, z, एफ एक्स y z की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक। उसके बाद 5xyz की वैल्यू प्लस 5xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए, और यहां पर लैम्डा भी हमारे पास है, ठीक है, लैम्डा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन में तो लैम्डा लिखा था मैंने, हाँ, क्या सभी जगह लैम्डा लिखा था? ठीक, हाँ। चलिए, तो यहां पर हमारे पास लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए, तो ये हमारे पास लैग्रांजे फंक्शन आ गया। अब आगे जरा देखें, देखो
अब इसका करना है पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए जीरो। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, और टोटल डेरिवेटिव जीरो तभी होगा जब राइट साइड में लिखे हुए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, तो हमें राइट साइड में लिखे गए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है। देखें जरा कैसे करेंगे। तो राइट साइड में लिखे हुए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है। देखिए, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते जाएंगे और जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम। किसके इक्वल पुट करेंगे? जीरो के। अब देखें जरा ध्यान से, अगर मैं पहले करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? वाई स्क्वायर और जेड क्यूब प्लस, इधर देखें एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे वाई का जीरो हो जाएगा, जेड का जीरो हो जाएगा, ए का जीरो हो जाएगा, एक्स का 1 तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इस इधर लिखे हुए राइट साइड में लिखे गए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है। एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और जीरो पुट कर दो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में जीरो पुट कर दो, फिर जेड के रेस्पेक्ट में और जीरो पुट कर दो। अब इसको मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, फिर से जीरो। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या रहेगी? हमेशा 3। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन, अब इसको एक बार और करिए y के रेस्पेक्ट में। तो जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो मेरे पास कितना आएगा? 2x y जेड क्यूब प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उधर y का 1 हो जाएगा और बाकी सबका जीरो। ठीक है, तो 2x y स्क्वायर का 2y, तो 2x y जेड क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 5। अब क्या करना है? जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो जेड के रेस्पेक्ट में जेड क्यूब का 3z स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सॉरी यही सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर स्टेप है हमारे पास। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना है, और बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमारे पास इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके दिमाग में जो भी तरीका पहले आ जाए, जो मेथड आपको ईजी लगे, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करवाया था, है ना, तो आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? उसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करें? इक्वेशन 3 से लैम्डा को निकाले, 4th से लैम्डा को निकाले और 5th से लैम्डा को निकाले और उनको आपस में इक्वेट कर दें, आपका आंसर डायरेक्टली ही आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान देना आप जरा। मैं इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा को निकाल रहा हूं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है, इक्वेट करके भी आ सकता है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। 3 तरीके मैं यहां आपको बता रहा हूं, तीनों में से आप जो चाहे वो कर लीजिए, सबसे आंसर आएगा। चलिए, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? तीनों इक्वेशन से लैम्डा को फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं और लैम्डा को कर देते हैं इक्वेट। तो यहां से जरा डायरेक्ट देखो, अगर मैं लैम्डा को फाइंड आउट करूं तो यहां से लैम्डा कितना आएगा? देखिए, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं, आसान है, यहां से लैम्डा कैलकुलेट करूंगा तो ये उधर चला जाएगा, या लैम्डा को उधर ले जाते हैं तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा। ठीक है ना, माइनस लैम्डा। तो देखिए माइनस लैम्डा कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए। वाई स्क्वायर और जेड क्यूब पहली इक्वेशन से आएगा। दूसरी इक्वेशन से जब लैम्डा को उधर लेके जाओगे तो माइनस लैम्डा कितना आ जाएगा? एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखता हूं। देखिए, माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ध्यान देना। इसमें जब माइनस लैम्डा उधर ले जाओगे, ये लैम्डा उधर ले जाओगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस लैम्डा की वैल्यू वाई स्क्वायर और जेड की पावर 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहां से माइनस लैम्डा को उधर ले जाओ, माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो अगेन माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 2x y जेड की पावर 3। उसके बाद फिर से इस लैम्डा को उधर ले जाओ तो माइनस लैम्डा की वैल्यू फिर से आएगी हमारे पास 3x y स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है? देखो, ये सब लैम्डा के इक्वल है, ये सब किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो यानी कि ये आपस में भी सब इक्वल है। तो जब ये आपस में इक्वल है तो एक बार आप इन दोनों को ले लीजिए और एक बार आप इन दोनों को ले लीजिए, आपको x और y में रिलेशन पता चल जाएगी।
आपको एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 में से 6 को, फिर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो भी एक तरीका हो गया। आप इसको x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इनको ऐड कर दीजिए, वो भी एक मेथड हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो सब इसमें देखिए, अब हम इसको आगे करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो यहां से मैंने इनको इक्वेट कर दिया, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। तो यहां से देखो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए मैं फिलहाल यहीं पर साइड में एक बार करता हूं इसको, देखो। हाँ देखिए, तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो देखो कितना आएगा, वाई स्क्वायर देखें जरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू 2xy जेड क्यूब, 2xy जेड क्यूब। तो यहां से हमारे पास देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, उसको जरा ध्यान दें। यहां से या तो मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं सभी को, वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस 2xy जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास y कॉमन आ रहा है, उसके बाद z की पावर 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहां बचा हमारे पास y, क्योंकि z की पावर 3 कॉमन आ गया, यहां बचेगा y और z क्यूब तो कॉमन आ गया, 2x बचेगा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू आ गया 0। उसके बाद अब देखो यहां से मेरे पास दो फैक्टर आए, एक तो यहां से अगर मैं इसको y और z तो 0 आ जाएगा, इम्पॉसिबल है, यानी कि यहां से मुझे वैल्यू मिली y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। तो y और x में रिलेशन पता चल गई, y की वैल्यू 2x आ रही है। अब आगे देखें, नेक्स्ट देखिए, y की वैल्यू 2x पता चल गई। अब इन दोनों को साथ में ले लीजिए, लास्ट वाले दो, तो 2xy जेड क्यूब, 2xy जेड क्यूब इज इक्वल टू 2xy जेड क्यूब इक्वल टू 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3xy स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको जरा यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी मैं लेफ्ट में ले आऊं तो 2xy जेड क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम यहीं से काट देते हैं, सीधे x से x को काट देते हैं, y से y को, एक y कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम वेरिएबल से वेरिएबल को नहीं काटते हैं, है ना, वेरिएबल से वेरिएबल को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कर भी देंगे तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है और जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो यहां क्या बचेगा, एक्स वाई तो कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर, एक जेड बचा और 2 बचा, तो 2z माइनस यहां कितना बचेगा, यहां 3 बचेगा और एक y बचेगा और इज इक्वल टू में 0। तो देखो यहां से ये वाला पार्ट एक्स वाई जेड ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये पार्ट 0 होगा, यानी कि 2z माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जो 2z है वो 3y के इक्वल है, और y किसके इक्वल था, अब जरा ध्यान दें, y किसके इक्वल था, y 2x के इक्वल था। तो अगर मैं y की जगह 2x रख दूं, अगर मैं y की जगह पर 2x रख दूं तो 2z इज इक्वल टू 3 इंटू 2x। ध्यान देना 2x क्यों रखा, क्योंकि हमारा यहां से आया था y इक्वल टू 2x, तो ये 2x आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3x, तो z की वैल्यू 3x आ गई, y की वैल्यू 2x आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 2x आ गई, तो रिलेशन हमें पता चल गई। अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, जो हमें गिवन रिलेशन है, इसमें x, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें x, y, z की इंडिविजुअल वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए जरा, फ्रॉम 1,
तो 1 से हमें क्या पता चलेगा, आप जरा ध्यान दें, इक्वेशन 1 में क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। तो यहां से देखो, यहां पर क्या करता हूं मैं, y और z की वैल्यू पुट कर देता हूं, y की जगह 2x और z की जगह पर 3x इज इक्वल टू ए। कितना हो गया ये, 5x, नहीं सॉरी 6x हो जाएगा, तो 1x 2x 3x, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू a अपॉन 6, a अपॉन 6। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो a अपॉन 6 आ गई। अब क्या करूंगा मैं, देखें जरा, अब यहां पर x की वैल्यू आ गई, तो अब y कितना हो जाएगा, देखिए अगर x a अपॉन 6 है तो y तो 2x के बराबर है, y किसके बराबर है, 2x के, तो यहां से y कितना आ जाएगा, y मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू ए बाई 6, 3 टाइम्स जाएगा, तो y इक्वल टू a अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ गई a अपॉन 3। तो मेरे पास a भी आ गया, x आ गया, y आ गया। अब z देखो जरा, z इज इक्वल टू, z कितना था 3x, तो 3 इंटू एक्स कितना है, देखिए z मेरे पास था 3x, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू ए बाई 6, तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो z की वैल्यू आ गई a अपॉन 2। z कितना आ गया, a अपॉन 2 आ गया मेरे पास z की वैल्यू। चलिए, तो z की वैल्यू a अपॉन 2 आ गई। पूछा क्या था, डिवाइड ए नंबर इनटू 3 पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई, यानी कि हमने a के 3 पार्ट कर दिए हैं, 3 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड पार्ट्स आर, तो हमारा आंसर क्या था, डिवाइड ए नंबर इनटू 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक। तो रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ अ नंबर ए, तो देखिए ए के रिक्वायर्ड पार्ट्स क्या क्या हो गए, उनको हम एक साथ लिख देते हैं। एक हो गया हमारे पास a बाई 6, दूसरा हो गया a बाई 3 और तीसरा हो गया a बाई 2। तो ये हमारे इसके रिक्वायर्ड पार्ट्स हो गए। हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें, तो देखो आप इन लैग्रांज मेथड ऑफ क्वेश्चंस के जो हमारे प्रॉब्लम है उनको अगर आप देखें, पूरे स्टेप फिक्स है। पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है ना। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो ये है कि इन 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के 5-6 तरीके हैं। आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। 2-3 तरीके मैं आपको बता चुका हूं। आप सबट्रैक्ट करके कर सकते हैं, आप तीनों में से लैम्डा निकाल लीजिए और तीनों लैम्डा को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इनमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर करके देखें। बिना सॉल्व करे नहीं समझ में आएगा। जब तक आप इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस का है आपके लिए। क्या है, डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स। अब आपको 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज और देखें, हमने यहां पर a को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि ये 3 पार्ट हो गए a के। तो आपको ये भी चेक करके देख सकते हैं क्या ये सही आंसर या गलत है। आप इन तीनों को ऐड करने पे a आना चाहिए। क्या इन तीनों को ऐड करने पे a आ रहा है, देखो जरा, a अपॉन 6 प्लस a अपॉन 3 प्लस a अपॉन 2। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा 6। तो a प्लस 3 2 जा 6, 2a प्लस 2 3 जा 6, तो 3a। देखो 3 प्लस 2 5 और 6, यानी कि 6a अपॉन 6। 6 से 6 कट गया, देखो a आ गया। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट पार्ट है 3। ये क्या है, a के 3 पार्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखें जरा। हाँ, इसमें क्या बोला है कि 24 के 3 पार्ट्स करने हैं। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। इस बार आपको 24 गिवन है। इस बार आपको नंबर को एज्यूम नहीं करना पड़ेगा a। इस बार आपको 24 गिवन है। 24 के 3 पार्ट्स आप मानेंगे x y z। देखो बिल्कुल कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए यहां पर नंबर कितना है 24। आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू 24। इन तीनों का सम 24। बाकी सब एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। जहां जहां ए है वहां 24 आ जाएगा। जहां जहां पर ए है वहां 24 आ जाएगा। सब जगह जहां जहां ए है वहां 24 आएगा। अब देखो ये 24 अपॉन 6, तो 24 अपॉन 6 कितना हो जाएगा,
4, 24/6 कितना होगा 4, 24/6 4, 24/3 8 और 24/2 12। तो देखो 24 के 3 पार्ट हो गए, एक 4, एक 8 और एक 12, और यही हमारा क्या है आंसर भी है। देखो 4, 8 एंड 12, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.3, ये मैं आपको कराता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। देखिए क्या है, ध्यान दें। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट की जगह मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकता है ना। मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, -1 टू द स्फीयर। ये स्फीयर है x² + y² + z² = 24। आपको मालूम होगी स्फीयर की इक्वेशन है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि जो स्फीयर की इक्वेशन होती है हमारी, वो किस फॉर्म में होती है, x² + y² + z² = r²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर की इक्वेशन है। चलिए, तो यहां पर हमें r² की वैल्यू 24 दे रखी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें इधर। देखिए सबसे पहले तो 1, 2, -1 को, ये जो पॉइंट है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, -1। इस पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, किसका, इस स्फीयर का। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक, और यहां पर आपको एक पॉइंट दिया है 1, 2, -1। आपको इस पॉइंट से इस स्फीयर के बीच का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो देखो इनके बीच का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट है, हमें क्या बताना है, इस स्फीयर का मिनिमम, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बताना। तो देखो इस स्फीयर के और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हो गया ये, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस उधर कहीं जाएगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इधर कहीं जाएगा। तो हमें दोनों डिस्टेंस बताने हैं। कैसे बताएंगे, देखो इसके लिए क्या करो, स्फीयर पे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मान लो कि ये पॉइंट है x, y, z। इस स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट ले लो x, y, z, ऐसा एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस x, y, z की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर x, y, z की एक ही वैल्यू आई, लेकिन एक वैल्यू आई, तो हमें पता चल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और हम निकाल भी लेंगे। लेकिन जब आप x, y, z को कैलकुलेट करोगे तो आपकी x, y, z की दो वैल्यू आएंगी। एक x, y, z एक पॉइंट यहां पर होगा और दूसरा वो जो x, y, z की वैल्यू होगी वो पॉइंट इधर होगा। यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट से हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा और एक से हमें मिलेगा मैक्सिमम। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट x, y, z be a point on sphere, on given sphere। जो स्फीयर हमें गिवन है उसके ऊपर एक पॉइंट हमने मान लिया x, y, z। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, जो गिवन पॉइंट है, ये तो स्फीयर पे एक पॉइंट हो गया, स्फीयर पे एक पॉइंट हो गया, हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बीच में, इसके बीच में और उस गिवन पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अब देखो जरा, डिस्टेंस बिटवीन x, y, z and 1, 2, -1, 1, 2, -1, ये हमारा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। अब कैसे निकालेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, आपको अच्छे से याद होगा, आप लोग छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ के आए डिटेल में, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम कहते थे, तो देखिए यहां पर अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि d है, और d का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये हमारा x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो x2 - x1 यानी कि 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा,
है ना। मैं एक काम करता हूं, इसको x2 y2 z2 मान लेता हूं और इसको x1 y1 z1 मान लेता हूं। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 1। देखिए अगर आप 1 माइनस एक्स लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, आंसर तब भी सही आएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा y है और देखिए x2 माइनस x1 हो गया, ये x2 था और ये x1 था। y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास 2 है, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। अब देखो उधर -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। अब ये रूट है भाई, रूट के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रूट को सॉल्व करना, रूट को सिंप्लीफाई करना या डिफरेंशिएट करना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखें, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, मतलब हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए, तो इसी को मैं एज्यूम कर लेता हूं फंक्शन, क्योंकि यही मेरा इस बार फंक्शन है। देखिए जिसको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना हो या जिसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, वही हमारा गिवन फंक्शन होता है। तो यहां पर एफ एक्स वाई जेड हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। अब जरा कंडीशन भी सर्च करते हैं। तो एक स्टेप तो हमारा हो गया, हमने क्या कर लिया, फंक्शन को आइडेंटिफाई भी कर लिया, है ना, और उसको एफ एक्स वाई जेड के इक्वल पुट भी कर दिया। अब आगे, अब रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिलेशन को इस बार आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, सामने लिखा हुआ बिल्कुल यही रिलेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर की इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24, है ना। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, और 24 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू में 0, और ये हो गया हमारा 5। तो 5xyz कितना आएगा, 5xyz, ध्यान दें 5x, y, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24। ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड फंक्शन 5xyz। तो हमने fxyz भी निकाल लिया, ये रहा, और 5xyz भी निकाल लिया। नाउ कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन, कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन, कंसिडर्ड लैग्रांजे फंक्शन। लैग्रांजे फंक्शन, अब यहां पर हम लैग्रांजे फंक्शन लिखेंगे, जरा ध्यान दें क्या है लैग्रांजे फंक्शन, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड जेड प्लस 5x कॉमा वाई कॉमा जेड। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप एफ एक्स वाई जेड और 5xyz की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एफ एक्स वाई जेड कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5xyz कितना है, 5xyz, हाँ 5xyz को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, ये रहा, ठीक है। तो 5xyz हमारे पास कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24। तो लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24, माइनस
24। तो ये हमारे पास आ गया लैग्रांज फंक्शन। अब क्या करना है, देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमारा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होना चाहिए। टोटल डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या होना चाहिए, लैग्रांज फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। और टोटल डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि इसमें जो राइट साइड में लिखी गई क्वांटिटी है या राइट साइड में जो लिखे गए फंक्शन है, इन सब का पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए 0। ठीक है, तो एक बार इनका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर एक बार y के रेस्पेक्ट में 0 लिखेंगे, फिर एक बार z के रेस्पेक्ट में 0 लिखेंगे। तो अब आप इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में। देखिए कितना आएगा, देखिए जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x माइनस 1 का कितना हो जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1। 2 देखिए पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और x माइनस 1 वैसे ही रहेगा। x माइनस 1 का आप चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। y माइनस 2 का हो जाएगा 0, z माइनस 2 का भी हो जाएगा 0। इधर से देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का भी 0, z का भी 0, 24 का भी 0, x स्क्वायर का 2x, तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 0। और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। कितना आसान है। सेकेंड, अब y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस 2y माइनस 2, इसका 0 इसका 0, उधर से देखो x का 0, z का 0, 24 का 0, y स्क्वायर का आएगा 2y, तो 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 देखिए कैसे बनेगी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z। तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 इसका 0 और इसका हो जाएगा 2z माइनस 1, 2z माइनस 2z, एक मिनट, z माइनस नहीं है, z प्लस में है। हाँ थोड़ा सा इसको चेंज करें, हमारे पास यहां पर z प्लस है, देखिए z प्लस 1 है, हाँ z प्लस 1 है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। ये वाला जो फैक्टर है कितना है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सॉरी z प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर हमारे पास z प्लस 1 है ना, z प्लस 1, तो कितना आएगा 2z प्लस 1 प्लस, और इधर से 2 लैम्डा z आ जाएगा, 2 लैम्डा z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। अगेन 3 इक्वेशन बन गई। फिर से इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है ना। तो क्या करें, किस मेथड से सॉल्व करें, फिर से वही 3-4 तरीके हैं। आप इन तीनों इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आप कर सकते हैं, है ना। और यहां से लैम्डा को निकाल लीजिए, यहां से भी लैम्डा निकालिए, यहां से भी लैम्डा निकालिए और यहां से भी लैम्डा निकालिए और तीनों लैम्डा को इक्वेट कर दीजिए, ये भी एक तरीका है। ठीक है, इनको सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी एक तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं अगेन यहां से लैम्डा को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो यहां से देखिए लैम्डा निकालेंगे, यहां से भी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे और यहां से भी लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन, देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, यही है थर्ड इक्वेशन। हाँ, 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। तो मैं यहां से क्या करता हूं, लैम्डा को फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए लैम्डा कितना आएगा, मैं लैम्डा को उधर ले जाता हूं, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एक्स। तो यहां से माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x माइनस 1 अपॉन 2x, 2x माइनस 1 अपॉन 2x, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। ये वैल्यू माइनस लैम्डा की आ गई। इसी तरह से आप यहां से लैम्डा निकालेंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, y माइनस 2 अपॉन y आएगा, y माइनस 2 अपॉन y आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, देखिए ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी, आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 2, देखिए फ्रॉम 2, अब सेकंड इक्वेशन से देखो क्या मिलेगा, फ्रॉम 2 नहीं, फ्रॉम फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 4।
देखो 4 से जब आप निकालोगे तो लैम्डा उधर जाएगा 2y इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2y माइनस 2 अपॉन 2y, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन में y। देखो ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू। आगे देखें, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम अब देखिए 5 से कितना आएगा, जरा ध्यान दें। फ्रॉम इक्वेशन 5 हमारे पास, यहां से अगर मैं लैम्डा को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2z प्लस 1 अपॉन 2z। देखिए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2z प्लस 1 अपॉन 2z, 2 से 2 कट जाएगा तो अगेन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो मैंने तीनों इक्वेशन से लैम्डा को फाइंड आउट कर लिया है, यहां से भी लैम्डा निकाल दिया, यहां से भी लैम्डा निकाल दिया और यहां से भी लैम्डा निकाल दिया। तीनों लैम्डा की ही वैल्यू है, तो तीनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। देखिए है ना, इन तीनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। चाहे तो इन तीनों के इक्वेशन नंबर नाम डाल दीजिए। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी 6, ये हमारे पास आ जाएगी 7 और ये हमारे पास आ जाएगी 8। तो फ्रॉम इक्वेशन, तो देखो आप क्या करो, फ्रॉम 6 एंड 7, फ्रॉम 6 एंड 7, देखिए 6 एंड 7 का यूज करेंगे। तो 6 एंड 7 का जब यूज करेंगे आप, तो देखिए माइनस लैम्डा की वैल्यू, ये भी माइनस लैम्डा की वैल्यू। तो फ्रॉम 6 एंड 7 x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन y, दोनों को कर देंगे इक्वेट और अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड माइनस 2x। यहां से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां से मेरे पास आया y इज इक्वल टू माइनस का 2x, माइनस से माइनस खत्म तो y इक्वल टू आ गया 2x। तो मेरे पास y की वैल्यू प्लस 2x आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या होगी, नेक्स्ट रिलेशन। अब आप क्या करें, फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, 7 एंड 8 इक्वेशन को देखें जरा, 7 और 8, तो 7 और 8 से क्या मिलेगा हमें, 7 एंड 8, 7 इक्वेशन एंड 8 नंबर की इक्वेशन। हाँ 7 ये y माइनस 2 अपॉन y इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 2, अपॉन में z है, z प्लस 1 अपॉन में z। अब इसको जरा सॉल्व करें, z को इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा yz माइनस 2z। देखिए z का मल्टीप्लाई y में भी होगा माइनस 2 में भी होगा, इज इक्वल टू yz प्लस y। तो यहां से yz से yz कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई माइनस की 2z। तो y की वैल्यू कितना आई, माइनस 2z। ठीक, चलिए तो हमें दो रिलेशन पता चल गई। एक तो y इक्वल टू हमारा आ गया 2x, y इक्वल टू कितना आ गया 2x, और उधर से हमारा आ गया y इक्वल टू माइनस 2z। ठीक, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, x y की जगह 2x रख देते हैं। कितना रख देते हैं, y की जगह 2x। देखो जरा, तो y की जगह जब मैं 2x रखूंगा तो ये माइनस 2z आएगा और यहां 2 से 2 कैंसिल और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस जेड, x इक्वल टू माइनस जेड। तो अब जरा यहां ध्यान से देखें, y इक्वल टू 2x भी है ना, और y इक्वल टू माइनस 2z भी है, y इक्वल टू माइनस 2z भी है और x इक्वल टू माइनस जेड है। अब हमें चलते हैं किस पे, जो हमारी रिलेशन हमें गिवन थी पहली। देखिए हमें ये है रिलेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका यूज करते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24। और यहां पर अब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं। देखो जरा, अब क्या करेंगे, y की जगह 2x रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो y की जगह 2x और z की जगह पर, एक मिनट, यहां से जो मेरे पास वैल्यूज आ रही थी y इक्वल टू 2z, मैंने y की जगह क्या रखा 2x, तो 2x इक्वल टू माइनस 2z, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू माइनस जेड, या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूं z इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब देखो सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, इसमें आपको क्या करें, इसमें y की जगह 2x रख दे, z की जगह माइनस एक्स रख दे, तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y कितना है, y हमारा 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब यहां से देखें जरा 24, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब देखो इसको ऐड करो, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। देखिए एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, है ना। तो अब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, तो y की वैल्यू देखिए कितनी होनी चाहिए, y की जगह, y में जब x की जगह प्लस माइनस 2 रखेंगे तो y प्लस माइनस 4 आएगा, y आ जाएगा प्लस माइनस 4। कैसे आया, आप यहां पर x की जगह पर प्लस माइनस 2 रख दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4। और z किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है और z माइनस एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू होगी माइनस प्लस। देखिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे, क्यों, देखिए प्लस माइनस 2 का मतलब और माइनस प्लस 2 का मतलब सेम नहीं होता है ना। देखिए यहां पर जब x 2 होगा, ध्यान देना, व्हेन x 2 होगा तो y 4 होगा और z माइनस 2 होगा। उसके बाद जब x नेगेटिव होगा, x माइनस 2 होगा तो y माइनस 4 होगा, लेकिन z प्लस 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इन दोनों में जब प्लस कंसिडर्ड होगा तो इसमें माइनस कंसिडर्ड होगा, और इन दोनों में जब माइनस कंसिडर्ड होगा तो इसमें प्लस कंसिडर्ड होगा। तो ये जो एक्स वाई जेड है, ये क्या है हमारे पास, अगर हम एक्स वाई जेड को ध्यान दें तो एक्स वाई जेड हमारा गिवन पॉइंट है स्फीयर के ऊपर, ठीक है, गिवन पॉइंट यानी कि पॉइंट के ऊपर कोई स्फीयर, मतलब स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स है हमारे पास। नाउ तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन स्फीयर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन स्फीयर। तो देखिए स्फीयर के ऊपर रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या हो गए, अब उनको ध्यान दीजिए, इनको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन स्फीयर। चलिए देखिए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या होंगे जरा ध्यान देना। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, अगर मैं x की और y की वैल्यू पहले देखिए, प्लस भी है माइनस भी है, तो x की वैल्यू प्लस 2, y की वैल्यू प्लस 4, तो z की वैल्यू माइनस 2। तो पहला पॉइंट मेरे पास आ गया, पहला पॉइंट मान लेते हैं कि पहला पॉइंट a है, तो कितना हो जाएगी, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो 2, 4, माइनस 2। क्यों, क्योंकि जब x और y प्लस होंगे तो y माइनस होगा, सॉरी z माइनस होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब ये दोनों माइनस होंगे तो ये प्लस होगा, यानी कि -2, -4, -2, और ये होगा +2। तो ये हमारे स्फीयर के ऊपर दो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए, जिनका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम है। और जो हमारा क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूं कि वो हमारा O है। कौन सा पॉइंट है, O है। तो अब हमें क्या करना है,
हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना था किसके बीच में, इस गिवन पॉइंट के बीच में, और जो दो पॉइंट हमने स्फीयर पे फाउंड किए ये दोनों पॉइंट स्फीयर के ऊपर है। यानी कि कुछ सिचुएशन अब इस तरीके की है कि मान लीजिए ये स्फीयर है ना, इसके ऊपर हमें दो पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट हमें यहां पर गिवन है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा ओ पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, ओ पॉइंट 1 2 -1। तो मेरे पास जो ओ पॉइंट है वो है 1, 2, -1 और इस गिवन पॉइंट से इस स्फीयर का हमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। ये कौन सा पॉइंट है, ए, और ये कौन सा पॉइंट अब नहीं पता। अभी देखिए ध्यान देना, इनमें से कौन सा ए और कौन सा बी है अभी नहीं पता हमें। कैसे पता चलेगा, कैलकुलेट करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, पहले ओ और ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, ये रहा फॉर्मूला, इक्वेशन 1 यहां पर पुट कर दीजिए, है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ऊपर वाले को इक्वेशन मान लेते हैं, है ना, इसको इक्वेशन 1 और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, x माइनस, देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में, चलिए तो मैं वैल्यू को पुट करता हूं x की जगह। देखो तो क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट ही पुट कर दें, पीछे से देखना पड़ेगा नहीं तो हमें। देखो डायरेक्ट यहीं से पुट करते हैं। हमें o और a के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये हमारा x2 y2 z2, x1 y1 z1। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना डिस्टेंस आएगा जरा ध्यान देंगे, 2 माइनस 1 मतलब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट में 6 आ जाएगा, अंडर रूट में 6। दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो एक डिस्टेंस तो आ गया हमारा अंडर रूट में 6, दूसरा डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं d2, है ना, d2 मतलब o और b के बीच का, या इसको हम नाम देते हैं OA, कंफ्यूजन नहीं होगा, OA। और अब मैं निकालने जा रहा हूं OB, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे OB, है ना। अब ये है B हमारे पास, तो ये x2 हो गया, वो x1 हो गया, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -4 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आ जाएगा ये, देखो अंडर रूट में, देखिए -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर जो कि 9 आएगा, प्लस ये -6 का स्क्वायर जो कि 36 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 अगेन आएगा। तो 9 9 18 और 36 54। तो OB मेरे पास आ गया अंडर रूट में 54। कितना आ गया अंडर रूट में 54। तो यहां से इसको वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा OB 54 के आप फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 45 54 में से 54 के आप फैक्टर करिए तो ये आपका आएगा 3 और 3√6। कितना आ जाएगा 3√6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो, देखिए अब इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस छोटा है और कौन सा डिस्टेंस बड़ा है। तो देखिए √6 छोटा डिस्टेंस है, 3√6 बड़ा डिस्टेंस है। इसका मतलब B पॉइंट यहां पर होगा और A पॉइंट यहां पर होगा, क्योंकि OA छोटा है और OB बड़ा है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए शॉर्टेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, तो शॉर्टेस्ट हमारा हो गया √6 और लॉन्गेस्ट हमारा हो गया
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 3√6, ये हमारे दोनों डिस्टेंस हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। हमसे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पूछा था, हमने बता दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी के जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। पॉइंट दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस का, कहां से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन आपको लेना है, तो ओरिजिन क्या होता है? 0,0 है ना। अब यहां पर देखो दो ही वेरिएबल है और 0,0 लेना, तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके, इसको 2 वेरिएबल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला नहीं कि लैग्रांजे मेथड यूज करना है और वेरिएबल दो ही हैं, एक्स एंड वाई। बाकी आप करना चाहें तो लैग्रांजे मेथड और मल्टीप्लायर 2 वेरिएबल में भी अप्लाई हो सकता है। तो या तो आप पुराने मेथड से करें, तो पुराने मेथड से जो 2 वेरिएबल वाला था उस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसान हो जाएगा। बाकी आप अगर लैग्रांजे मेथड और मल्टीप्लायर लगाना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, उसी के तरह से करना है ना। अब ये हमारे पास 10.4, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अगर ये आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, है ना। हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए क्या है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया, ध्यान देना। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब हमारे पास fx, y, z कितना आ जाएगा? x² प्लस y² प्लस z², ये हमारे पास क्या है? गिवन फंक्शन है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये fx, y, z हो गया। दूसरा जो उधर बराबर में दिया है वो कंडीशन है, क्योंकि वो गिवन है। क्या गिवन है? देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसी वही हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है fx, y, z। इसमें और क्या गिवन है? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। तो इसको आप देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 लेफ्ट में ले आए, माइनस p इक्वल टू 0 और इसको एज्यूम कर लेंगे 5x, y, z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz माइनस p। अब इसके बाद देखिए fx, y, z आपको पता चल गया, 5x, y, z आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेप फॉलो करेंगे और आपका इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारे लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज हमारा लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर जो है कंप्लीट हो गया है। फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो जो हमारा ऐप है, आप ऐप में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।